गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम लोग आज चर्चा कर रहे थे हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग देख सकते हैं क्या कि बोर्स मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। बोर्स के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, तो कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल several attempts were made to develop a more suitable and more general model of an atom. More suitable, more general model of an atom develop करने के लिए attempts were made, मैंने कोशिश की गई। और इस दरमियान में दो डेवलपमेंट्स towards the quantum mechanical model of the atom, मैंने quantum mechanical model डेवलप किया गया एटम का। और इस बीच में टू डेवलपमेंट्स which contributed mainly towards the formulation of new model, न्यू मॉडल को बनाने में कंट्रीब्यूट किया। और वो दो डेवलपमेंट है कि एक जानकारी ये मिली कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर होता है, डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब जरा देखिए एक एक करके कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर पर क्या साइंटिस्ट लोगों ने कहा और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में ये कहा गया, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो कहता है डी ब्रॉगली, जर्मन फिजिसिस्ट था, डी ब्रॉगली इन 1924 प्रपोज्ड दैट, इन्होंने प्रपोज किया 1924 में, प्रपोज्ड दैट मैटर लाइक रेडिएशन, जैसा रेडिएशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडिएशन में दो तरह का बिहेवियर होता है, पार्टिकल की तरह और वेव की तरह। इन्होंने भी कहा कि मैटर लाइक रेडिएशन शुड बिहेव और शुड एग्जिबिट बोथ या ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल बिहेवियर होना चाहिए मैटर में, यानी वेव लाइक बिहेवियर और पार्टिकल लाइक बिहेवियर मैटर में भी होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस एनालॉजी, इस एनालॉजी से उन्होंने कहा कि जस्ट एज फोटोन, रेडिएशन होता था लाइट में रेडिएशन, जस्ट एज फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव, इलेक्ट्रॉन में भी होना चाहिए मोमेंटम एंड वेवलेंथ, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन भी में भी, यानी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसमें भी, या यूँ कहो कि मैटर है, चूँकि मास है इसलिए मैटर है, उसमें भी दोनों मोमेंटम उसके अंदर एसोसिएटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो बी एसोसिएटेड विद मोमेंटम एंड वेवलेंथ, दोनों चीज़ होना चाहिए। एंड ही गेव द रिलेशनशिप, जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन भी बोलते हैं, कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड पी इज द मोमेंटम। तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स के नॉलेज से कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो पी के बदले हम लोग एम इंटू भी लिख सकते हैं, जहाँ एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन था डी ब्रॉगली का, डी ब्रॉगली का इक्वेशन इसको बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। उन्होंने कहा ये इक्वेशन रेडिएशन के लिए भी लागू होना चाहिए इस तरह का, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने दिया, चूँकि भी दिया, अगर रेडिएशन के लिए देता है तो वेलोसिटी वहाँ सी देते हैं, लाइट की वेलोसिटी हम लोग सी लिखते हैं, तो एच अपॉन एम सी हो जाता है, ठीक है ना। हिज प्रिडिक्शन, एक प्रकार का पूर्वानुमान का, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया डी ब्रॉगली ने, तो प्रिडिक्शन कहते हैं इसको। तो दिस प्रिडिक्शन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड हो गया when electron beam were found to exhibit a diffraction phenomenon। जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का बीम भी डिफ्रैक्शन फेनोमेन, डिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस शो करता है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन तो तभी होता है जब उसमें वेव लाइक बिहेवियर होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में वेव लाइक बिहेवियर होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी तैयार किया गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को कंफर्म किया गया, ठीक है। अब नोट करने लायक बात क्या है इसके हिसाब से, एच इक्वल टू एच, सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम भी। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट या कॉमन ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे मान लो क्रिकेट का बॉल है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट
ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि क्रिकेट का बॉल है या कोई और बॉल है, सपोज क्रिकेट का बॉल है, इसका मास होता है m होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको छोटो बीच वाला छोटे इसको कंपेयर करें, h इज कांस्टेंट और जिसका फॉर ए गिवन वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और मास जिसका आई है, फिर लैम्डा इतना छोटा होगा, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग जनरली आंखों से देख सकते हैं, क्रिकेट का बॉल हो, 1 ग्राम मिलीग्राम का कोई ऑब्जेक्ट समान हो, तो वेवलेंथ इज सो शॉर्ट दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट ही नहीं होगा, यानी इसका वेव करेक्टर हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट से नोट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली नोट नहीं कर पाएंगे। और अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह है जिसका मास बहुत कम होगा, तो लैम्डा कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, लैम्डा डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, जो कि डिफ्रैक्शन फेनोमेनन में डिटेक्ट हो चुका है। तो ये था डी ब्रॉगली का दिया हुआ ड्यूअल बिहेवियर के बारे में। देन कम्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट का यानी फ्रांस का था और इन्होंने 1927 में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, एंड दैट प्रिंसिपल इज ए कंसीक्वेंस ऑफ यानी परिणाम है, इस बात का परिणाम है, कंसीक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी मैटर में और रेडिएशन में। तो रेडिएशन वाला तो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ही ये डिसीजन आइंस्टीन ने ये कंक्लूड करके दिया था कि भाई रेडिएशन में ड्यूअल बिहेवियर है, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। और अभी डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया और जो बाद में एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनकर ये कंफर्म हो गया कि मैटर में भी ड्यूअल बिहेवियर है। तो इसी दोनों का कंसिक्वेंस ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसमें कहा गया है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, डिटरमाइन करना और साइमल्टेनियसली मैंने साथ साथ, डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मैंने साथ साथ, the exact position and exact momentum of an electron, momentum यानी exact velocity, momentum कहो या velocity कहो, velocity of an electron, इसका मतलब ये हुआ किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन तो निकल जाएगा बट उसमें एरर आएगा, काफ़ी एरर आएगा। एग्जैक्ट पोजीशन एरर नहीं के बराबर, निग्लिजिबल एरर, और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं बोल रहा है, इम्पॉसिबल मतलब होगा ही नहीं, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं होगा। मैथमेटिकली इस सिद्धांत को हम लोग जो कह सकते हैं, उन्होंने कहा मैथमेटिकली, उन्होंने जो लिखा वो हम इस प्रकार है, उन्होंने कहा कि मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल मैथमेटिकली इस प्रकार हो सकता है, क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 एच फ्लेक्स कॉन्स्टेंट है और पाई को मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, पाई 22/7 या 3.14 या 3.1416 से लेवल में कर सकते हैं। ये कहा अब क्या है, ये सब लोग जानते हो कि अच्छा ये डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन या लोकेशन, और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब क्या है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पी के नीचे एक्स दिया हुआ होगा, नॉट नीडेड, यहाँ का एक्स कन्फ्यूजन होगा, सीधा डेल्टा एक्स में डेल्टा चेंज माने पोजीशन में चेंज का मतलब अनसर्टेनिटी, और डेल्टा पी का माने मोमेंटम में चेंज यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी।
अब क्या है, अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ अगर डिटरमाइन एनी हाउ कर पा रहे हो तो डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, और पोजीशन हम 100% एक्यूरेसी से किए हैं तब हम कहेंगे डेल्टा एक्स वैल्यू 0 है। अगर 100% क्लेम कर सको तब इसका मतलब डेल्टा एक्स बने क्या अनसर्टेनिटी नहीं होगा। 100% हम सही कर लिए तो अनसर्टेनिटी का है, कहाँ का अनसर्टेनिटी। हम कह रहे 100% एक्यूरेटली पोजीशन डिटरमाइन किए, कर पाएंगे कि नहीं अलग बात। जैसे हम चर्चा में बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन 100% एक्यूरेसी के साथ अगर हमने डिटरमाइन कर लिया है तो डेल्टा एक्स का है अनसर्टेनिटी, नो अनसर्टेनिटी मैंने डेल्टा एक्स 0। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होगा नहीं, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल ही हो पाएगा, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं कि 100% तुम एग्जैक्ट पोजीशन कर पाओगे। सिमिलरली डेल्टा पी अगर हाई प्रिसीशन के साथ मोमेंटम अगर हम लोग अच्छा एक बात और है, यदि ये वेरी स्मॉल हो और ये तो कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना कांस्टेंट पूरा होना चाहिए h/4π के बराबर। इसको हमने बहुत कोशिश करके छोटा कर दिया, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ हमने पोजीशन उसका नोट कर लिया। इसका मतलब मोमेंटम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा आना है, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें अनसर्टेनिटी आनी है, अनसर्टेनिटी मैंने एरर आना है, गलती बहुत ज़्यादा करने जा रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेंगे ये ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा करना मतलब इसका वैल्यू बहुत कम करेंगे ये ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। इसका मतलब अगर मोमेंटम को संभालने जाते हैं तो पोजीशन का गड़बड़ हो जाता है, पोजीशन संभालते हैं मोमेंटम गड़बड़ हो जाता है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक पेपर के थिकनेस को, पीस ऑफ पेपर का थिकनेस को मेजर करना हो और हम लोग अनग्रेजुएटेड या अनकेलिब्रेटेड मीटर स्केल, अगर मीटर स्टिक कपड़े की दुकान में होता है कपड़ा नापने वाला, बट उसमें 10-10 सेंटीमीटर पर ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, मार्क क्या होता है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो वो कहीं नहीं, बस 1 मीटर का एक लंबाई का एक छड़ है और उसी से इसको उस छड़ के सारे के इसका थिकनेस नापो। तो इस तरह का इस पेपर का थिकनेस नापने में एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ एक्सट्रीम इनएक्यूरेसी होगी, बहुत ही गलती होगी, इस तरह का मीनिंगलेस होगा। कितना बड़ा छड़, 1 मीटर के छड़ से इसका थिकनेस नापें, इसका थिकनेस नापने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा मीटर स्टिक बना हुआ होना चाहिए जिसका यूनिट इसके थिकनेस से भी स्मॉलर यूनिट का होना चाहिए, तब जाकर ये मापें। ठीक है, इसी तरह से इसी एनालॉजी के सहारे हम लोग ये कहें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को का पोजीशन और उसका वेलोसिटी वगैरह जानना चाहते हैं, हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, तो हम लोग को एक लाइट यूज करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर डालना पड़ेगा। वी हैव टू इल्यूमिनेट द इलेक्ट्रॉन विथ लाइट, उस पर करना चाहिए। और जो यानी यूँ समझो, लाइट छोड़ो, लाइट से पहले कोई अगर ऐसा मीटर स्टिक होता जो इलेक्ट्रॉन को नाप सकता, तो मीटर स्टिक ऐसा होना चाहिए जो कि जिसका यूनिट स्मॉलर देन दी साइज ऑफ दी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। और इलेक्ट्रॉन को पॉइंट मास समझा जाता है, इसका मतलब पॉइंट मैंने डायमेंशनलेस उतना होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जानना है तो इलेक्ट्रॉन पर हम लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करेंगे विथ लाइट, तो लाइट में जो वेवलेंथ होगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। और वेवलेंथ जब बहुत छोटा होगा, तभी अभी हम लोग पढ़े थे वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/p, p तो कांस्टेंट है। अगर वेवलेंथ बहुत छोटा होगा तो मोमेंटम का वैल्यू वेरी हाई होगा। तो देख सकते हो अगर लेंथ है छोटा तो ये बड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट होना है। तो बहुत हाई मोमेंटम का लाइट यानी फोटोन उस पर पड़ेगा, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन को। जब इतना मोमेंटम का कोई रेडिएशन जब उससे आके टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहा था उस पर आकर कोई हाई एनर्जी वाला हाई मोमेंटम का कोई कोलिजन हो, टक्कर हो, तो उसकी स्पीड काफ़ी चेंज हो जाएगी और हम लोग इसका स्पीड सही नहीं नोट कर पाएंगे, वो बढ़ा हुआ स्पीड नोट कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल। तो ये दूसरी बात है क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, significance of Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle.
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन मैंने तात्पर्य जो निष्कर्ष निकलने वाला है ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि we cannot determine the exact position और exact path कर सकते हैं, exact path या definite path. The definite path. We cannot determine the definite path या दूसरे शब्दों में definite path के लिए वर्ड को डिस्टिंग्विश हुआ है trajectory. We cannot determine the definite path or trajectory या we cannot determine भी कर सकते हो, किताब में कहता है it rules out the existence of, तो किताब वाला ही लैंग्वेज लिख देते हैं, it rules out the existence of, जो बुक में लिखा हुआ it rules out the existence of the definite path or trajectory of electron other similar particles, similar या smaller particles, अगर मैंने कोई दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोई दूसरा सिमिलर पार्टिकल्स का डिफिनिट पाथ को रूल आउट करता है कि उस तरह का कोई एग्जिस्टेंस डिफिनिट पाथ इसमें हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन में कोई डिफिनिट पाथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी ट्रेजेक्टरी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये रूल, ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल उसको रूल आउट करता है, उन्हें मना करता है कि नहीं भाई संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ के बारे में चर्चा कर सके या ट्रेजेक्टरी की चर्चा कर सके। ट्रेजेक्टरी होता क्या है? ट्रेजेक्टरी क्या होता है? If you know the position of an electron and its velocity at a moment, if you know the position and velocity of an object at a time, किसी समय किसी ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, कहाँ पर है, कितनी वेलोसिटी है, व्हाट फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, उस पर कितना फोर्स लगता है, तब न्यूटन का लॉ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं जो थोड़ी देर के बाद या एट डिफरेंट मोमेंट्स कहाँ हो सकता है, कैलकुलेशन से करते हैं। यानी ट्रेजेक्टरी की बात तभी की जाती है जब पोजीशन और वेलोसिटी वेरियस मोमेंट्स में तुम सही से ही कैलकुलेट कर सको। तो अब इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम देखो, इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने कह दिया कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंट हम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेजेक्टरी कैसे फिक्स होगी? ट्रेजेक्टरी फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रूल आउट करता है कि भाई डिफिनिट पाथ या ट्रेजेक्टरी की बात इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करो, गलत बात है। नाउ अब सवाल ये है कि ये किसके ट्रेजेक्टरी को रूल आउट करेगा? केवल इलेक्ट्रॉन या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या किसी भी क्रिकेट बॉल, कार या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट का भी ट्रेजेक्टरी को ये रूल आउट करेगा? तो कहते हैं द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is significant for microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब जिस पार्टिकल को या तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे या शायद उससे भी देखना मुश्किल होगा, जैसा कि इलेक्ट्रॉन। और द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज negligible for मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मीनिंग समझो। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का असर बहुत ज़्यादा है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये प्रिंसिपल उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर असर डालने वाला है, उसका प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल निग्लिजिबल हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में। इसका असर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का इफेक्ट ऐसे पार्टिकल पर यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर नहीं पड़ने वाला है, यानी वो बेकार है, एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो लाइन लिख दिया, न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि 1 मिलीग्राम साइज का, सपोज भी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है इज ऑफ मिलीग्राम साइज, मिलीग्राम साइज का कोई ऑब्जेक्ट है, मिलीग्राम साइज का, सरसों का दाना से भी छोटा होगा 1 मिलीग्राम, यानी मास इज 1 मिलीग्राम, जो कि 10⁶ किलोग्राम होगा। ठीक है, 10⁶ किलोग्राम मास होगा। अब अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अगर हम लोग लगाते हैं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी या एम डेल्टा पी, अच्छा हाँ वो तो हम लोग छोड़ ही दिए थे, डेल्टा बी एम डेल्टा बी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन इतना था, इतना। अगर हम लोग ऐसा लिखें डेल्टा एक्स इंटू, इसके बदले लिखें एम इंटू डेल्टा बी, मास की कांस्टेंट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4t, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, यानी इस तरह का भी फाइनली हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा बी का फॉर्मूला इस तरह से निकलेगा डेरिवेशन। तो हम लोग का क्या है, डेल्टा यहाँ पर 1 मिलीग्राम साइज के लिए अगर हम लोग देखें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी निकालें, और जब इक्वेशन निकालते हैं हम लोग यहाँ इक्वल टू का साइन यूज करते हैं मेथड को सॉल्व करने के लिए, यह हो गया 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू 3.1416 इंटू मास है 10⁻6 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसलिए आएगा कि जूल का वैल्यू होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से होगा। तो वो बैठाओगे यहाँ तो इतना निकल जाएगा, बैठा के देख लेंगे। अब बताइए इतना छोटा 10⁻28 इतना स्मॉल है कि दोनों का प्रोडक्ट इतना स्मॉल है तो इनसिग्निफिकेंट, मतलब अगर हम इसको एक्यूरेटली करने का कोशिश करते हैं, एक्यूरेटली हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, इसका वैल्यू बहुत छोटा है, ये मतलब भी छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू फिर भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एक्यूरेटली हो जाएगा, क्योंकि तो दोनों छोटा छोटा गुना करके बहुत छोटा आंसर आना, बहुत वेरी स्मॉल आना मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि एक अगर एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं दूसरा भी एक्यूरेटली डिटरमाइन हो जाता है, जबकि हाइजेनबर्ग करना एक एक्यूरेटली करोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ नहीं। नाउ लेट अस कम टू इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर हम लोग अब इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लें, तो इलेक्ट्रॉन के केस में यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और यहाँ पर अगर हम लोग लागू करें इसका प्रिंसिपल तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4πm, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, 4 इंटू 3.1416 पाई का वैल्यू, और एम का वैल्यू हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आता है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है बहुत बड़ी संख्या। अगर इसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे, एक्यूरेटली मान लो कि इसमें एक्यूरेटली डिटरमाइन करने मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर 10⁻8 मीटर रखते हैं, यानी एक्यूरेट करने का कोशिश करते हैं, यानी इसका वैल्यू बहुत कम रखते हैं। अगर ऐसा इतना वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा भी का वैल्यू तो देख देना निकलेगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दोनों का गुणनफल है, इसका और इसका इतना वैल्यू है। एफ डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 10⁻⁻ इतना मीटर, 1 मीटर कट गया तो ये हो जाएगा 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। 10⁻4 तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, ये 10,000 होता है मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 10,000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी इतना गलत एरर आ जाएगा। वेलोसिटी में एरर 10,000 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसका मतलब है एक एक्यूरेट करो तो दूसरा बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी डिफिनिट पाथ में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन करने की कल्पना भी नहीं करनी है। इसका मतलब है कि पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी के
बारे में सोचना भी नहीं है। राइडर क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की अब बात आएगी वही क्वांटम मैकेनिकल में मॉडल में एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अब इसी बात की चर्चा करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन को का पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में डोंट थिंक, यू थिंक अबाउट इट्स प्रोबेबिलिटी। पाए जाने की संभावना ढूंढो कि भाई इसका पोजीशन यहाँ तक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के साथ उम्मीद करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में ये मिल सकता है और इसकी वेलोसिटी इस लगभग में हो। ठीक है, थैंक यू।